नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, कभी कभी इंसान अनजाने में भूल कर बैठता है। उस भूल की सज़ा कभी कभी उसको दुखदाई मिलती है, लेकिन कभी कभी जो अनजाने में किया हुआ भूल उसकी लॉटरी निकाल देती। उसका ऐसा काम जो कभी नहीं हो पा रहा था अचानक होने लगता है। अब वो इंसान समझ नहीं पाता कि ये सब अचानक हुआ तो कैसे हुआ। ये काम के लिए मैं कितने परेशान था, कितने रुपए खर्च कर चुका, ये काम बन नहीं रहा था। अचानक ये सब कैसे होने लगा। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरुआत करते हैं। ये कहानी है झारखंड के रहने वाले वीरेंद्र जी का। ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। अब उनके घर में उनका बड़ा भाई और उनसे एक छोटी बहन। वीरेंद्र जी नौजवान थे, शादी के लायक हो चुके थे, लेकिन घर परिवार का मानना था कि अभी बहन की शादी कर दिया जाए और इसके बाद वीरेंद्र का शादी हम तय करेंगे। और सब कोई खुश था। वीरेंद्र की जो बहन थी ना, बहुत ही सुंदर थी, जवान हो चुकी थी और सबकी चिंता थी कि भाई जल्द से जल्द शादी करके इसको घर भेज दिया जाए और इसके बाद वीरेंद्र के लिए रिश्ता वगैरह देखा जाएगा। लेकिन सोचा कभी होता नहीं है। वो साल था 2002 का, जब वीरेंद्र जी के साथ में ऐसा घटना का शुरुआत होता है। उनकी बहन एक रिश्तेदारी में गई हुई थी। मामा के घर पर कोई फंक्शन था जिसमें उनकी माँ भी गई थी, उनकी बहन भी गई थी। रात के टाइम वीरेंद्र जी अपने ऑटो रिक्शा को लेकर के जाते हैं। उस टाइम उनके पास में नया रिक्शा था। ऑटो रिक्शा कुछ ही महीने पहले उन्होंने खरीदा था। उसी ऑटो रिक्शा में बिठा करके अपनी माँ अपनी बहन कर ले करके लौटने लगते हैं। रात हो चुकी थी, लगभग रात का 10 बज रहा था। वीरेंद्र जी का कहना था कि ऐसा कोई विशेष बड़ी रात हुई नहीं थी, ये आम बात थी, 10 कोई ज़्यादा समय नहीं होता। अब मैं आराम से अपना ऑटो रिक्शा चलाते अपने माँ बहन से बात करते हुए हम चलते आ रहे थे। हमारे गांव के आसपास ही बस 1-1.5 किलोमीटर के दायरा की वो बात थी। अचानक हमारा ऑटो रिक्शा खराब हो जाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। मेरी माँ भी उतर जाती है, मेरी बहन भी उतर जाती है और वो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि मेरी बहन कहती है, भैया अब ये ऑटो स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, क्या हम लोग पैदल घर चले जाएं। मैं भी बहुत परेशान हो चुका था। मैं पसीने पसीने नहा चुका था, लेकिन ऑटो रिक्शा स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लगा कि घर तो 1 किलोमीटर के दायरे में ही है, कौन सी बड़ी बात है। और रात भी बढ़ती जा रही थी। मैं ऑटो छोड़कर तो जा नहीं सकता था, नया नया ऑटो था, चोरी चकारी का डर था। मुझे लगने लगा कि बात तो सही कह रही है, अब चले जाएंगे और वहाँ से भाई को भेज देंगे, वो हमारी मदद करेगा, और नहीं ऑटो स्टार्ट होता तो कम से कम धक्का लगा के घर तो पहुँचा देंगे। सुबह देखी जाएगी, मिस्त्री को बुलाएंगे और सही करा देंगे। मैं अपने माँ को बोलता हूँ कि देख माँ, बहन को लेके चला जा, रात बढ़ती जा रही है, अभी तक ऑटो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, ना जाने कब तक होगा कि नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुझे ऑटो रिक्शा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ही महीने तो पहले मैंने ऑटो रिक्शा खरीदा था, अचानक उसको क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा था। खैर मैं माँ को बोलता हूँ तो माँ भी समझ जाती है कि भाई हमारे साथ में जवान लड़की है और यहाँ पर रहना ठीक भी नहीं है। माँ कहती है ठीक, मैं लेके जा रही हूँ। मैं कहता हूँ घर पहुँच करके आप भैया को भेज देना, मैं जब तक कोशिश करूँगा। ऑटो स्टार्ट हो गया तो हम भैया अगर रास्ते में होंगे तो मैं उनको बिठा के चलाऊँगा, और नहीं तो अब हमें तो धक्का लगा के घर पर ले जाना पड़ेगा। उस वक़्त मेरी माँ और मेरी बहन चल तो देती हैं, मैं अपना ऑटो रिक्शा में फंसा रह जाता हूँ। बार बार मैं इंजन को तरफ देखता हूँ, प्लग निकालता हूँ, जो भी मुझे तरकीब आती थी सब कुछ मैं करके थक चुका था। और उधर मेरी माँ और बहन पगडंडी पकड़ कर के, शॉर्टकट रास्ता था, सड़क से गई नहीं कि जल्दी हम पहुँच जाएंगे गांव में। गलत किया था उन्होंने उस टाइम में, उनको सड़क नहीं छोड़ना चाहिए था। रात में शॉर्टकट लेना ठीक नहीं होता है कभी कभी। अब वहाँ से करीब में ही शमशान था, वहाँ से 500-600 मीटर के लगभग पगडंडी उसके बगल से गुजर रही थी। उधर से एक लड़की आती है, मेरी बहन से थोड़ी ज़्यादा उम्र की होगी,
अच्छे कपड़े पहन रखे थे। उधर से आती है। मेरी माँ उसको पहचानती नहीं है कि हमारे गांव का तो थी नहीं। तो अचानक माँ मेरी पूछ लेती है, अरे बेटी, तुम अकेली कहाँ गांव से आ रही हो? किसके घर से हो? इस टाइम तुम कहाँ जाओगी? ये पूछना भी नहीं चाहिए था माँ को। माँ ने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया था। तब वो लड़की रुक जाती है। आप पूछती है कि आप लोग कौन हो? इस टाइम में आप लोग भी तो अकेले हो, कहाँ जा रहे हो? तब मेरी बहन जवाब देती है कि दीदी, हम अपने घर जा रहे हैं। हमारे भैया का थोड़ी ही दूरी पर ऑटो रिक्शा था, खराब हो गया, स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। हम जा रहे हैं और बड़े भैया को भेज देंगे ताकि उनका मदद कर सके। लेकिन आप कौन से गांव के रहने वाली हो? हम तो आपको पहचाने नहीं। तब लड़की कहती है, पढ़ती हो? दीदी ने कहा कि हाँ, अभी मैंने पढ़ाई छोड़ दिया है और कुछ ही महीने में मेरा शादी होने वाला है। तब आगे ससुराल में जाऊंगी, अगर उनकी इच्छा होगा तो मुझे पढ़ाएंगे, नहीं तो जो भी हो, बस यहीं तक मेरी पढ़ाई रह जाएगी। दीदी उससे बात करने लगती है। वो जो लड़की है अब दीदी के बारे में सवाल जवाब पूछने लगती है। और वो जो उधर से आ रही थी ना, फिर मेरी माँ के साथ, दीदी के साथ कहने लगी कि देखिए, रात ठीक नहीं है, यहाँ आसपास में चोर लुटेरे भी घूमते रहते हैं, चलिए मैं आपको आगे तक छोड़ देती हूँ। बातचीत करते हुए तब मेरी माँ कहती है, बेटा, मुझे तो तुम छोड़ दोगी, लेकिन तुम्हें कौन छोड़ेगा? तुम कहाँ पर जाओगी? अभी तक तुमने कुछ नहीं बताया। तब लड़की कहती है कि माँ जी, घबराइए मत, हम पास में ही हमारा गांव है, मैं यहाँ से बस पैदल ही निकल जाऊँगी, और मैं किसी काम से गई हुई थी और लौट के आ रही हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरी माँ से, बहन से बात करते हुए कुछ दूर तक उस शमशान से थोड़ा दूरी तक आगे तक छोड़ देती है। कहती है मेरी बहन को, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम मुझे अच्छी लगने लगी, अपनी शादी में मुझे बुलाओगी ना? तब मेरी बहन कहती है कि हाँ दीदी, आप मिलोगे कहाँ पर? तब वो लड़की कहती है कि जब तुम्हारी शादी होगी ना, तो मैं खुद तुम्हारे पास में आ जाऊंगी। और उसके बाद वो मुड़ती है और फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। मेरी माँ और मेरी बहन जब तक वो नज़र आ रही थी तब तक वो देख रहे थे, लेकिन जब अंधेरे में गायब हो जाती है तब मेरी माँ और बहन अपने घर के लिए चल पड़ते हैं। इसके बाद मेरा बड़ा भाई को सब बताया जाता है, तब वो मेरी मदद के लिए आता है, लेकिन शॉर्टकट रास्ते से नहीं। उसको पता था कि रास्ता रात में जाने लायक नहीं होता, क्योंकि पास में थोड़ी दूर पर शमशान है। वो डरता भी था, डरना चाहिए भी। जब आता है ना, तो मैं भी उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो भी अपना दिमाग लगाता है, लेकिन ऑटो रिक्शा स्टार्ट नहीं होता है। तब मैं अपने भैया को बोलता हूँ कि आप स्टीयरिंग को संभालिए, हैंडल संभालिए, और मैं धक्का लगाता हूँ। इस तरह हम अपने घर पहुँच जाते हैं। वो रात तो मैं बहुत परेशानी में था। घर पहुँच कर थोड़ा सा मन सुस्ताने लगता है। मेरी बहन माँ आराम से अपने कमरे में सोई हुई थी, मैं भी अपने कमरे में सो चुका था। भैया भाभी के साथ कमरे में सो रहे थे, मतलब परिवार के लोग जो भी थे सब आराम कर रहे थे। रात के 1:30 बजे मेरी बहन की चीख सुनाई देती है, जोरदार चीख, जैसे बहुत डर गई हो, ना जाने क्या हुआ था। मेरी नींद खुल जाती है, मेरे भैया की नींद खुल जाती है, भाभी भी निकल के आती, हुआ क्या, क्या हुआ? मेरी माँ जो थी ना, उसको कोई होश ही नहीं था, गहरी नींद में सो रही थी। जैसे मेरी बहन चीख रही है, लेकिन उसको होश नहीं था, इतनी बेहोशी की नींद में पड़ी हुई थी। हम लोग पहुँचते हैं, तब हम देखते हैं कि मेरी बहन डरी हुई है, डरी हुई अवस्था में है। हम अपनी बहन से पूछते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ बहना? तब कहती है कि ऐसा ऐसा मैंने एक लड़की को देखा था जो शमशान वाल के पास में मुझे मिली थी। वो पूरी कहानी बता देती है। कहती है कि अभी अभी मेरे पास में खड़ी थी, मेरे सर पर हाथ फिरा रही थी। तब मेरा नींद खुल गया। जब मैं उसको देखा तो मैं बिल्कुल डर गई। वो कैसे आ सकती है भैया, वो कैसे आ सकती है? मुझे लगा कि ख्वाब है, सपना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग उसको समझाते हैं, तब तक माँ भी जग चुकी थी। अब इसके बाद माँ से पूछते हैं कि इतनी बेहोशी की नींद? कहने लगी, मैं पैदल थोड़ा चली थी ना, तो थकावट हो गया था, और कोई बात नहीं। क्या हुआ क्या? तब दीदी पूरी कहानी बताती है। माँ डांटती है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है, वो लड़की तेरे पास में कैसे आ सकती है, वो तो अपने घर लौट गई थी।
बात वहीं पर ख़त्म हो जाता है। सबको लगा कि ये भयानक सपना है और कुछ नहीं है। लेकिन अगली सुबह ही मेरी बहन की तबीयत बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। अब हल्का फुल्का बुखार चढ़ा था नॉर्मल, अब ऐसा हो ही जाता है। लेकिन कुछ तो ऐसा अलग था, बुखार जो था हल्का फुल्का ही था, लेकिन दीदी घबराई हुई थी। उनकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी, चेहरा भी लाल हो गया था और डरती थी। बीच बीच में आंखें बुखार से नींद आ जाती थी और तब अचानक आंखें खोल देती थी, चिल्लाती थी, वो यहीं पर है, वो यहीं पर है, वो लड़की यहीं पर है, वो मुझे कह रही कि मेरे साथ में चल, मेरे साथ में चल। अजीब समस्या हो गया था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं गांव का रहने वाला जरूर था, लेकिन मैं भूत प्रेत पर मैं ज़्यादा यकीन नहीं करता था। थोड़ा बहुत जरूर करता था, किससे कहानियाँ जरूर मैं जानता था, सुना था, लेकिन इतना ज़्यादा मैं विश्वास नहीं करता था। मुझे लगा कि ये सपनों का असर है। इस सपने में आकर के मेरी बहन डर चुकी है, जल्दी सही हो जाएगी। डॉक्टर के पास हम लोग लेके जाते हैं, दवा अब इंजेक्शन वगैरह लगा देता है, कहता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। अब जो मर्ज था ना, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, बुखार ज़्यादा तेज हो जाती है, अकड़म बकड़म कुछ बोलने लगती है, डर लगता है उसको। मतलब हमारे घर का वातावरण बिल्कुल बिगड़ चुका था। दीदी कभी भी, मेरी बहन जो थी ना, कभी भी चीख, दिन में हो या रात में हो, चीखने लगती थी, चिल्लाने लगती थी, कहती थी कि यहीं पर है वो, यहीं पर है वो, मुझे कह रही मेरे साथ में लेके चलो, मेरे साथ में लेके चलो। बड़ा अजीब समस्या हो गया था। हम बहुत कोशिश किए डॉक्टर के पास में ले जा कर के इलाज कराने का। सारा कुछ टेस्ट होता है, टेस्ट में एक बीमारी निकल आती है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि शायद इसी बीमारी का जो हमने पकड़ा है, इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। अब इसका तुम इलाज कराओ, लेकिन थोड़ा इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। और उस टाइम हम लोग थोड़ा परेशानी हालत में थे। कुछ गहने जो हमने अपनी बहन के लिए बनाया था, सारा पैसा उसमें ख़त्म हो गया था। मैंने भी ऑटो रिक्शा ले लिया था नया, पहले मेरे पास में पुराना था। मैंने सोचा कि नया ऑटो रिक्शा आ जाएगा तो नया कमाई होने लगेगा। पैसा ये बिल्कुल हाथ तंग हो चुका था, पैसा ज़्यादा लग रहा था, तो हम लोग परवाह नहीं करते, अपनी बहन का महंगे महंगे जो भी इलाज था हम करवाने का शुरू कर देते। लेकिन जितना हम पैसा पाने की तरह बहा रहे थे, मेरी दीदी का तबीयत उतनी तेज़ी से बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर नया नया दवाई, हर चीज़ अपना जो भी नुस्खा था आजमा रहे थे। हमें लगता था, हमारे परिवार को, हमारे पिताजी को, मम्मी को, कि डॉक्टर ठीक नहीं है, हॉस्पिटल ठीक नहीं है, हमें किसी और हॉस्पिटल के पास चलना चाहिए। और दीदी, मेरी जो बहन थी ना, वो सूख करके कांटा होने लगी थी। कुछ भोजन उनको पचता ही नहीं था, जो भी खाती थी या तो उल्टी हो जाता था या फिर खा ही नहीं पाती थी। वजन कम होने लगा था। अब उनका रिश्ता तय हो चुका था। कुछ ही महीने के बाद में मेरी बहन के शादी थी। हम लोग बड़ा परेशानी में आ चुके थे। एक तो शादी की तैयारी अलग से करनी थी और ऊपर से अब शादी की तैयारी कहाँ, हम तो डॉक्टरी इलाज में उलझे हुए थे। हाँ, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। जो भी कहते थे, अरे भाई इसको थोड़ा ऊपरी हवा का भी दिखा लेना। आसपास के जो गांव के ओझा तांत्रिक होते थे, हम बुला के ले आते, वो झाड़ फूंक कर देते या कहते सब कुछ सही है, ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। कुछ ऐसे ही भभूत वगैरह देख के चले जाते कि इसको घर में छिड़काव कर देना, माथे पर लगा देना और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ये सब करने के बाद भी मेरी बहन का तबीयत सही नहीं हो रहा था। सब के सब परेशान थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब आखिरकार इतनी पैसे की ज़रूरत थी, तो मैं भी अब घर में कहाँ बैठने वाला था। मेरी पिताजी, मेरी माँ अब मेरी बहन को संभाले हुए था। भैया भी अपने नौकरी पर जा रहे थे। जब 2 पैसा आएगा तभी तो इलाज होगा। घर बिल्कुल खाली हो चुका था। मैं भी अपने काम पर निकट जाता हूँ। मैं ज़्यादातर दिन के टाइम में ऑटो रिक्शा चलाया करता था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है ना, सबसे ज़्यादा दवाइयों पर, डॉक्टरों का फीस, इतने महंगे महंगे डॉक्टर थे, तो हम लोग थोड़ा परेशान हो गए थे। मैं अब रात में भी ऑटो चलाने लगता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ और तभी तो मेरा बहन का इलाज होगा। ऐसे ही एक रात को मैं बस स्टैंड पर खड़ा था। रात का करीब 11 बजा हुआ था।
तभी एक मैडम जैसे दिखने वाली औरत आती है, कहती मुझे इस जगह पर ले चलना है। वो जगह हमारे गांव का पास में ही एक छोटा सा गांव था। मैं उसको देख करके समझ में नहीं आ रहा था कि देखने में तो कोई अच्छे घर के लग रही हैं, लेकिन रात के टाइम में ठीक नहीं है, वो भी इतनी दूरी का सफ़र करना। मैं कुछ बोल नहीं पाया था। अब तो मेरे लिए सवारी थी, अब पैसा सही दे रही थी तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी ऑटो रिक्शा में बैठ गई। मैं उस टाइम बहुत चिंतित रहा करता था। ऑटो चलाते हुए मैं कोई सवारी से विशेष बात नहीं करता था, लेकिन वही मैडम मेरे से बात करने लगी। कौन से गांव के हो भैया? तब मैं अपने गांव का नाम बताता हूँ कि दीदी मेरा ये गांव है, मैं इस घर का रहता हूँ। जो भी पूछती थी मैं सब कुछ बताने लगा था। मैं उनसे पूछा कि दीदी आप रात को कहाँ से आ रही हो? जबकि रात को औरतें घर से बाहर नहीं निकलती, वो भी अकेले। क्या करती हो आप? तब वो दीदी कहती है, घबराओ मत, मैं शहर में रहती हूँ और कभी कभी अपने गांव आती हूँ कुछ दिनों के लिए, अब फिर अपना शहर में चली जाती हूँ। बस मैं आज थोड़ा देर हो गया था, तब मुझे इतना टाइम हो गया। वो बातचीत करते करते ये वही जगह था जहाँ पर मेरा ऑटो रिक्शा खराब हुआ था। आज संजोग मानिए उसी जगह पर आकर के ऑटो रिक्शा फिर मेरा बंद हो जाता है। स्टार्ट करने में पसीने निकल जाते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाता। मैं परेशानी में घिर चुका था। तब वो औरत बैठी हुई, जो मैडम थी बैठी हुई थी, जिसको मैं दीदी दीदी कहता था। अब मैं हाथ जोड़ लिया, दीदी देखिए मेरा ऑटो रिक्शा तो खराब हो गया। ऐसा एक रात और हुआ था और आज हो गया। मैंने तो पूरी कोशिश कर लिया, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रहा। तब दीदी कहती है कि चिंता मत करो भाई, मैं चली जाऊंगी, मेरे पास में ही घर है। पैसा मुझे दे देती है, अब फिर आगे जाती है, अब फिर लौट के आती है। कहती है हुआ क्या है, तुम इतने परेशानी में क्यों हो? मैं उनकी आवाज़ सुन करके, उनकी बोलने का तरीका सुन करके थोड़ा सहम सा गया था। क्या पूछना चाहती है दीदी? तब कहती है मैं तुम्हारे चेहरे पर चिंता का रेखाएं देख रही हूँ। बात क्या है भैया, बात क्या है? कुछ मुझसे अपना बात शेयर करोगे? तुम किस परेशानी में फंसे हुए? अब मुझसे रहा नहीं गया। वैसे तो मुझे गुस्सा आ रहा था ऑटो रिक्शा पर। अब मैं कहने लगा दीदी कोई विशेष परेशानी नहीं है, अब बस एक छोटी बहन है और उसका तबीयत अचानक बिगड़ गया है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कब तक सही होगी। उसका रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी रिश्ता के चक्कर में नहीं, उसका डॉक्टरी इलाज के चक्कर में फंसे पड़े हैं। तभी मैं रात को ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ और अपने बहन का जितना जल्दी हो सके सही करा दूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो दीदी, और कोई विशेष बात नहीं है। आप चले जाइए, देखिए रात ज़्यादा हो गया है और अपने घर चले जाइए। दीदी कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम मुझे कल मिलोगे? हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ, अपने बहन के लिए तुम्हें कुछ बात बताऊं जो तुम्हारे फ़ायदे के लिए होगा। मैं अब उनको देख रहा था नीचे से ऊपर तक। कोई डॉक्टर है, कोई तांत्रिक है कि मेरी बहन का इलाज कर देंगे। मुझे लगा कि चलो अब हमने अपना दुख तकलीफ बताया ना, ये सहानुभूति है। मैं कहने लगा दीदी ये परेशानी आप समाप्त नहीं कर सकती हो मेरा। जब अच्छे अच्छे डॉक्टर थक चुके हैं, हम हर हफ्ते में नया डॉक्टर बदलते हैं, कोई ढंग से कुछ बोल भी नहीं पा रहा है कि कब तक मेरी दीदी सही होगी। हमने तांत्रिक मांत्रिक को सबको बुला कर देख लिया है, लेकिन अभी तक दीदी वैसे की वैसे ही है, कोई फर्क नहीं आ रहा। फिर आकर के मेरे ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। मैं हैरानी से उनको, दीदी को देखने लगता हूँ। दीदी मैंने आपको बताया ना ऑटो रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रहा है, अब आपको घर चले जानी चाहिए। तब दीदी कहती है कि इधर आओ, मेरे पास में आकर खड़ा हो जाओ। वो मुझे देखने लगती है। तब कहती है कि देखो मैं तुम्हारी आंखों में देख करके सब कुछ समझ गई हूँ कि तुम्हारी बहन के ऊपर में क्या हो रहा है। तुम्हारी बहन के ऊपर में एक प्रेतात्मा है जो बहुत ही शक्तिशाली है। चाहे तुम कितना भी इलाज करा लो, किसी ओझा गुनी के पास चले जाओ, वो उसको भगा ही नहीं सकते। यानी कि जब ओझा गुनी आएंगे तब वो तुम्हारी बहन के पास रहती ही नहीं है, धोखा दे देती है। तब उसका इलाज कैसे संभव हो पाएगा?
डॉक्टरी इलाज से वो सही नहीं हो सकती है। तांत्रिक मांत्रिक आते हैं और उनको धोखा देती है। अगर वो मौजूद भी रहे ना, तब भी वो कुछ उनका नहीं कर सकते, इतनी शक्तिशाली है। मैं अब दीदी की तरफ देखने लगा था कि दीदी बोल क्या रही हैं, कैसे इनको मालूम। मुझे तो बड़ा आश्चर्य सा लग रहा था। मैं कहने लगा, दीदी आपको कैसे पता, आपको ये सब कैसे पता, आप मेरी बहन को कभी देखा है? तब कहती, नहीं मैंने कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे पर देखा, तुम्हारी आंखों में देखा। जो प्रेतात्मा किसी के घर में प्रवेश कर जाती है ना, तो कुछ ना कुछ अंश उन परिवार पर भी नजर आता है। तब मैंने पहचान लिया, वो जो प्रेतात्मा है ना, बहुत ही शक्तिशाली है। आज ज़्यादातर वो लड़कियों को शिकार बनाती है, क्योंकि उसकी शादी होते होते रह गई थी ना। आज तब उसकी जब शादी नहीं होती है, उसकी अकाल मौत हो जाती है, तब अपना गुस्सा जो है ना, वो दूसरी लड़कियों पर निकालने लगती है। खास करके उन लड़कियों के शिकार बनाती हैं जिनका नई नई शादी होने जा रहा हो। सारा गुस्सा अपना जो होता है ना, उन लड़कियों पर निकालती हैं, उनको तड़पा तड़पा करके मार देती है। इसके बाद वो खुश हो जाती है। दीदी की बात सुन करके मैं सन्न रह गया था। ऐसा लगने लगा कि आखिर ये दीदी इतनी सब बातें कैसे जान ली। कोई तांत्रिक है, कोई मांत्रिक है, और तभी तो ये जान पाई हैं। मैं दीदी के आगे हाथ जोड़ देता हूँ कि दीदी आप मेरी मदद कीजिए, आप शायद तांत्रिक है ना, तंत्र विद्या की आपकी जानकारी है ना। तब दीदी हंसने लगती हैं और कहती, नहीं भैया मैं कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं हूँ। मैं कहता हूँ, दीदी फिर आप हो कौन, अपने बारे में तो बताओ, और सबसे पहले ये बताओ कि मेरी बहन कैसे अच्छी होगी। हम अपनी बहन के खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बस मेरी बहन स्वस्थ हो जाए, उसकी शादी हम धूमधाम से कर दें। एक हमारा जो टेंशन है सारे परिवार का, सब दीदी पर ही लगा हुआ है। हम सब परिवार चाहते हैं कि मेरी बिटिया, मेरी बहन जो है स्वस्थ हो करके अपने नए घर में जाए, उसकी शादी धूमधाम से हो। हम सब परिवार का यही कामना है। लेकिन दीदी क्या ये संभव है, आप ये सब सही कर सकती हो? तब दीदी मुस्कुराती हुई कहती है कि नहीं, मैं ना तो कोई तांत्रिक हूँ, ना कोई मांत्रिक हूँ, और ना उस आत्मा से मैं लड़ सकती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ उसको अच्छी तरह से। मैं हैरानी भरी नज़रों से दीदी की तरफ देखने लगता हूँ। दीदी आप उस आत्मा को जानती हो? तब दीदी कहती है कि हाँ भैया मैं जानती हूँ। कई बार वो मुझे भी अपना शिकार बना लेती है, मुझे भी परेशान करती है, और तब मैं उससे दूर भाग जाती हूँ। मैं उससे लड़ नहीं सकती, इसके लिए तो आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। उपाय मैं बता सकती हूँ, मैं उससे बात कर सकती हूँ, आपसे उसका बातचीत करवा सकती हूँ, लेकिन मैं इस झमेले में पड़ूंगा नहीं, मैं इससे दूर रहूंगी। जो रास्ता है सब कुछ बता सकती हूँ। अगर वो मान जाती है तब शायद कोई ना कोई रास्ता निकल आ सकता है। मैं तो एकदम हैरान था उस दीदी के बात सुन करके। मैं कहने लगा, दीदी अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है, आखिर आप हो कौन? क्या आपके पिताजी कोई तांत्रिक मांत्रिक हैं, या आपके घर में कोई तांत्रिक मांत्रिक हैं? तभी तो उस आत्मा को आप देख पाती हो, उससे आपका संबंध क्या है? तब दीदी की आंखें झुक जाती हैं, कहती है, मैं जो बोलूँगी नहीं भैया, आप शायद विश्वास नहीं करोगे, और इस ऑटो रिक्शा को छोड़ करके आप पैदल ही दूर मेरे से दूर भागना शुरू कर दोगे। मैं दीदी की तरफ देख रहा था कि दीदी ये क्या बोल रही हैं। अब मैं कहता हूँ, दीदी मैं भला क्यों आपको छोड़ करके भागूंगा? तब दीदी धीरे से कहती है कि मैं भी उसी की तरह हूँ। वो बुरी आत्मा है, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ। हाँ, लोगों को कभी कभी मैं परेशान जरूर करती हूँ, लेकिन उसकी तरह नहीं। जितनी वो बुरी है वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, उसकी जैसे मैं कभी बन भी नहीं सकती हैं। हाँ, मुझे हंसी मजाक थोड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी लोगों को मैं भरमा देती हूँ। ऐसा लगता है कि वो रास्ता भूल गए हैं। कुछ छोटे मोटे मजाक मैं ज़रूर कर लेती हूँ, और तब जब वो डर जाते हैं तब मुझे थोड़ा सा खुशी मिलती है। बस इतना ही मैं काम कर लेती हूँ,
लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ जो लोगों को, लड़कियों को जान लिया करती है। वो मैं नहीं हूँ। सच कहूँ ना, जैसे दीदी ने कहा था ना, मुझे भी लगने लगा कि मैं अपना ऑटो रिक्शा छोड़ूं और भागता हुआ अपने गांव की तरफ चल जाऊं। भाड़ में गया ऑटो रिक्शा। जिंदगी बचेगी तो और भी आ जाएगा, यहाँ से भागना ही सही है। मैं कदम तो बढ़ा लिया था, लेकिन अगले पल मैं थम सा गया था। थमने का वजह था कि वो जो प्रेतात्मा दीदी थी, मेरा हाथ पकड़ लिया था। तुम भाग रहे हो, मैं जानती थी कि तुम भी ऐसा ही करोगे। अगर रुकोगे तो मैं उपाय बता सकती हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैं कभी प्रेतात्मा को देखा नहीं था, लेकिन किस्से कहानियाँ जरूर सुनी थी। मेरी नज़र में जो भी प्रेतात्माएं होती हैं, वो चुड़ैल होती हैं, याक्षिणी होती हैं, न जाने क्या क्या होती है, जो मुझे बताया गया था। मेरी नज़र में सब प्रेतात्माएं बहुत ही खतरनाक होती हैं, लोगों का जान ले लिया करती हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता था। मैं डर जाता हूँ, पूरा शरीर मेरा कांपने लगता है, सूखे पत्ते की तरह। अब मैं रोने लगता हूँ, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको दीदी बोला है ना, आप मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मुझे तो नहीं मारिए, मुझे तो छोड़ दीजिए। तब दीदी हंसने लगती हैं और कहती है, भाई मैंने भी तुमको भाई बोला है। अब भाई बहन का रिश्ता में ऐसा कुछ गलत मैं नहीं कर सकती। तुम शांत हो जाओ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है और वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। मुझे लगता है कि बात बन जाएगी। मैं तो बहुत डरा हुआ था और तब दीदी कहती, शांत होकर के अपना सीट पर बैठ जाओ, अब मुझे कुछ सोचने का समय दो और तब मैं पूरी बात बताती हूँ। दीदी जो पिछली सीट पर बैठी हुई थी, उनकी आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सो गई हैं। और मैं तो बहुत डरा हुआ था। मैं तो उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। डर शरीर में समा चुका था। मुझे लगता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, अब शायद मैं यहाँ से जिंदा वापस घर नहीं जाऊँगा। मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा था। और तब दीदी आंखें खोलती हैं और मुझे कहती हैं, भाई एक उपाय सूझा है। मैं इतना डरा हुआ था कि उनकी बात मेरे कान तक भी नहीं पहुंची थी। वो बोली जरूर थी, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया था। और तब मेरे कंधे पर हाथ रखती है, मैं उछल जाता हूँ, डर जाता हूँ। फिर कहती, नहीं भैया डरो मत, डरो मत, मैं आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। लेकिन एक गलती मैंने आपके साथ में ज़रूर किया है। मैं आपका ऑटो रिक्शा को खराब कर दिया, लेकिन मैं चुटकियों में सही कर दूंगी, उसकी टेंशन नहीं है। और तब वो बताने लगती कि भैया मेरी सलाह मानोगे ना, तो मैं उस प्रेतात्मा से बात कर सकती हूँ, क्योंकि हम वो एक साथी तो रहते हैं, शमशान में ही तो रहते हैं। वो मेरी को बात को समझेगी जब मैं आपका हवाला दूंगा। मैं डरा हुआ था, लेकिन दीदी की बात सुन रहा था। दीदी कह रही थी कि मैं उस प्रेतात्मा से बात करूंगी, उसको समझाने की कोशिश करूंगी कि भाई उस लड़की को बकस दो, उसका शादी होने वाली है, तुम उससे हट जाओ। लेकिन वो ऐसे मानेगी नहीं। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत ही जिद्दी इंसान की प्रेतात्मा है। मुझे कुछ और उपाय देखना पड़ेगा। भैया ये काम करोगे, इस टाइम तो आप जाओ, अपने घर पर जाओ और ये बात किसी को शेयर मत करना। हाँ, खास करके अपनी बहन के आसपास भी इस बात को, मैं कहूँगी कि इस बात को घर में बताना भी मत किसी को। अगर किसी को पता लग गया और उस आत्मा को भनक लग जाएगी और तब हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। फिर मैं आपकी बहन को बचा नहीं पाऊंगी। और इसके बाद कहती, भैया आप अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट करो और निकल लो। जो ऑटो रिक्शा में घंटों से जूझा हुआ था, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। और वो लड़की मेरे ऑटो रिक्शा से उतर जाती है, अब मुझे स्टार्ट करने की इशारा करती है। ऑटो रिक्शा जैसे मैं चाबी घुमाता हूँ, स्टार्ट हो जाता है। हैरानी की बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सब कुछ मेरे सामने में हो रहा था। और तब मेरे पास में आती है, भैया अभी आप निकल जाओ, आप मुझसे डरे तो नहीं ना, मैंने आपका कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी बहन के लिए कुछ ना कुछ करूँ। और इसके लिए कल आपको इसी टाइम पर इसी जगह पर आना होगा। और तब तक मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूँगी, उस प्रेतात्मा को समझा दूंगी। अगर कोई उसकी इच्छा होगा तो हमें उसको पूरा करना पड़ेगा और तभी बात बन पाएगी। आप जाइए, अगर आपकी बहन की ज़िंदगी चाहते हो तो कल रात को ज़रूर आना।
नहीं तो आपके बहन के पास में ज़्यादा सांसें भी नहीं है। वो प्रेतात्मा अब अपना आखिरी स्टेज पर आपकी बहन को ले जा चुकी है। मैं तो रोने का मन कर रहा था, मैं डरा हुआ था, लेकिन वो मुझे सांत्वना दे रही थी कि अगर आपकी बहन को जिंदा चाहते हो तो कल रात को इसी टाइम पर इसी जगह पर आना, और आना भी तो अकेले। ये बात अपने परिवार में, दोस्तों मित्रों में किसी को मत शेयर करना। मैं आपको कल इंतज़ार करूंगी इसी जगह पर, आप जाओ। और इसके बाद मैं अपना ऑटो स्टार्ट हो चुका था और अपना घर पहुंच जाता हूँ। सारी रात मैं सो नहीं पाता हूँ। मैं ऐसा लगता है कि मैं अभी भी हूँ, वो प्रेतात्मा दीदी अभी भी मेरे सामने में बैठी हुई हैं, मुझे कुछ ना कुछ समझा रही हैं कि देखो ऐसा तुम्हें करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसा मेरे ख्यालों में सब कुछ चल रहा था, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सुबह होते ही फिर मैं अपने काम पर निकल जाता हूँ। और ये बात मैं अपने परिवार में किसी को भी शेयर नहीं किया था। हाँ, मेरा डरा हुआ चेहरा अब रंग ढंग तो पता लग ही जाता है। तब मेरे परिवार के सदस्य पूछते हैं कि वीरेंद्र, तू बीमार तो नहीं हो गया है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मैं तो कहता हूँ भाई कुछ दिन के लिए आराम कर ले, जब तू जिंदा रहेगा तभी तो मेहनत करेगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहन सही हो पाएगी। लेकिन मैं जानता था कि घर बैठना, मुझे तो पैसा कमाना है किसी हालत में, और मैं निकल जाता हूँ अपने काम धंधे पर। जब रात हो जाता है ना, जब वही टाइम करीब आने लगता है, मेरा तो मन नहीं कर रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था, खौफ में था। मेरा मन तो कह रहा था कि एक मन तो कह रहा था कि अरे वो तुम्हें अपना भाई मानती है, तब तो डरता क्यों है? बहन भाई के साथ में कुछ बुरा नहीं कर सकती, वो तुम्हारे साथ में बहन भाई का रिश्ता रख रही है, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? अगला मन कहता था कि भाई भूत प्रेत कभी रिश्ते के अहमियत को समझते ही नहीं है, वो भूतनी है, उसका मन कभी भी बिगड़ सकता है, कुछ भी कर सकती है। मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। सोचा जो होगा देखा जाएगा। कल तो मुझे जिंदा छोड़ दिया, तो आज कैसे मार देगी, चलो चलते हैं। आखिरकार जब मैं उस जगह पर पहुंचता हूं तो वो प्रेतात्मा दीदी मेरा ही इंतजार कर रही थी। जहां पर मुझे रुकना था उससे पहले ही मुझे रास्ते में मिल गई थी, और चलते हुए ऑटो में आके पिछली सीट पर बैठ जाती है। कहती है मैं जानती थी कि तू अपनी बहन की जान बचाने के लिए आया, अच्छा किया तुमने आ गया, अब तुम्हारी बहन जिंदा हो जाएगी, अब डरने की बात नहीं है। मैंने उस प्रेतात्मा को समझाया, अब बहुत बहुत मेहनत किया उसको समझाने के लिए। हम उसी जगह पर जाते हैं, तब वो दीदी कहती है ऑटो रिक्शा रोको, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारी दीदी के पास में कुछ ही दिनों का सांसें बची है। ये अमावस की रात जो 3 दिन की बात में है, वो 3 दिन ही तुम्हारी बहन की जिंदगी अभी तक है। जैसे ही अमावस की रात आएगी, अब तुम्हारी बहन की आत्मा को उनके शरीर से निकाल लेगी, अब फिर आप तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जब सुनता हूँ ना तो मैं रोने लगता हूँ। और तब कहते अरे रो मत भाई, रो मत, मैं तुम्हें रोने के लिए, डराने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाई हूँ। मैं उसकी जो बातचीत हुई है, अब मैं सब कुछ तुम्हें शेयर करती हूँ। और तब वो बताती है कि मैंने बहुत उसको समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो जिद पर अड़ी हुई थी। कहने लगी मुझे सुंदर लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ख़ास करके जो नौजवान है जिसकी शादी होने जा रही है, मुझे बहुत उस पर गुस्सा आता है। जब मेरी शादी नहीं हो पाई तो मैं किसी की शादी होने नहीं दूंगी। वो मेरी बात को मान नहीं रही थी, लेकिन मैंने उसको समझाया, और तब जा कर के अपनी शर्त बताई है, और कही है कि मैं अभी तक मेरा शादी नहीं हो पाया, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल रही है। अगर मेरे साथ में एक रात के लिए शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, और तब मैं उस लड़की को ज़िंदगी बख्श दूंगी। मैंने उसको बताया कि उसका भाई मेरे पास में मिला है, देखने में नौजवान है, और तब वो अपनी जिद को छोड़ने के लिए तैयार है। तो भाई ले दे की बात है कि एक रात उसके साथ तुम्हें बितानी पड़ेगी, और तब जाकर के तुम्हारी बहन का वो पीछा छोड़ देगी। जैसे तुम्हारी पहले बहन थी वैसे ही धीरे धीरे हो जाएगी, उसकी जान नहीं लेगी, लेकिन उसके साथ तुम्हें एक रात बितानी पड़ेगी, पत्नी पत्नी की तरह।
क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है उसका? मैं तो बहुत खौफ में अब पड़ गया था, डर गया था। एक प्रेतात्मा के साथ कैसे मैं रह सकता हूँ? मैं दीदी को समझाता हूँ कि दीदी आप इसका मतलब भी समझती हो। दीदी कहती हैं हाँ भाई, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, मुझे भी इसमें कोई ज़्यादा गलत नहीं लग रहा है। अरे एक रात की तो बात है, अगर आप उसके साथ में एक रात बिताओगे ना तो उसकी आत्मा को मुक्ति भी मिल जाएगी। जो मन में उसकी इच्छा रह गई है ना, इसी की वजह से उसकी मुक्ति मिल नहीं पा रही है, भटक रही है, लोगों को परेशान कर रही है, लड़कियों को अत्याचार कर रही है। सदा सदा के लिए उसकी मुक्ति हो जाएगी आपका एक छोटा सा काम के बदले में। आपको एक काम करना चाहिए। मैं तैयार तो नहीं होना चाहता था, लेकिन बहन के लिए मैं बताया ना, मैं अपनी जान देने के लिए भी राजी था। अगर मेरी जान देने के बाद मेरी बहन जिंदा हो जाती तो वो भी काम करने के लिए मैं तैयार था। यहाँ तो एक रात बिताने की बात थी, एक रात का वो मेरी दुल्हन बनने वाली थी। मैं सब में कहूँ ना कि शरीर में एक डर का जो वो होता है ना, शरीर में, पूरा शरीर में बैठ चुका था। मैं मन से तो उसके साथ कभी रात बिताने वाला नहीं था। अगर मेरी दीदी के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं इन लफड़ों में कभी नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मजबूरी थी। तब मैं उस प्रेतात्मा दीदी से कहता हूँ कि दीदी मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी बहन बच जाएगी ना? तब प्रेतात्मा दीदी कहती है कि हाँ भाई बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ में हूं ना, बस एक रात की बात है। एक रात की वो दुल्हन तुम्हारे साथ में बनेगी और उसको श्राप से मुक्ति भी मिल जाएगी, वो उसको मोक्ष मिल जाएगा। और जैसे ही मोक्ष मिलेगा तुम्हारी बहन तो खुद ही आजाद हो जाएगी, उस पर कोई उसका असर नहीं होगा। ये काम आपको करना चाहिए। तो क्या मैं आपकी हाँ समझूं? मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं बताया ना कि अगर वो मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी काम नहीं करता। तब मैं कहता हूँ कि हाँ दीदी, मैं एक काम करूँगा आपके कहने पर, लेकिन देखिए कोई गलत ना हो जाए। तब प्रेतात्मा दीदी कहती है मैं कोई गलत होने ही नहीं दूंगी, मैं जानती हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी, तुम चिंता मत करो। तो क्या मैं उसको बता दूँ कि तुम तैयार हो? तब मैं कहता हूँ कि हाँ दीदी, आप जाओ और उससे बता दो। दीदी कहती है तुम यहीं पर रुकना, जाना मत। मैं गई और कुछ ही देर में लौट के आ रही। दीदी फिर अंधेरे में गायब हो जाती है और फिर नज़र नहीं आती है। मैं इंतज़ार करने लगता हूँ। आधा घंटा के बाद दो वहाँ पर साया नज़र आता है। एक को तो मैं पहचान जाता हूँ, एक तो मेरी वाली दीदी थी, लेकिन दूसरी भी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो दोनों मेरे पास में आती हैं और वो जो खूबसूरत लड़की थी मुझे घूर घूर करके देखने लगती है, सर से पैर तक, जैसे कभी लड़का को देखा नहीं हो। तब दीदी कहती हैं, प्रेतात्मा दीदी, कि यही वो नौजवान है, क्या तुम इसके साथ में रात बिताने के लिए तैयार हो? तुम इसके साथ एक रात की दुल्हन बन सकती हो ना? तब वो लड़की मुस्कुरा के कहती हाँ, ये मेरे दुल्हा मुझे पसंद आ गया। तो दुल्हा तैयार है ना? वो मेरी तरफ मुस्कुरा के कहती है। तब मैं बिल्कुल डर जाता हूँ। तब मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, अपनी नज़रें झुका लेता हूँ और सर हिला देता हूँ। इसके बाद वो सब काम करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। एक रात के लिए मैं अब उस लड़की के साथ में पूरी रात था। जैसे ही सुबह के 3 बजता है, तब जो दीदी ने कहा था वैसा ही होता है। वो प्रेतात्मा मेरे बगल से उठ के जाती है और मेरी तरफ मुस्कुरा के देखती है और कहती है इस काम के लिए मैं तरस गई थी, इसी काम के लिए मैं भटक रही थी। अगर मुझे कोई शादी कर लेता तब ये मैं प्रेतात्मा कभी बनती ही नहीं। ये अधूरी इच्छा जो थी ना, ये मुझे प्रेतात्मा जोनी में ला दिया था, लेकिन आज मैं सफल हो गई। अब मेरी मुक्ति हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो मेरे सामने ही अंधेरे में कहीं गुम हो जाती है और फिर वो नज़र नहीं आती। उसी पल में मेरी दीदी पहुंच आती है और कहती चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, चलो अपने ऑटो रिक्शा में चलो। हम लोग शमशान के अंदर में थे और वहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था, ऐसा लगा था कि वहाँ पर एक पलंग बिछा हुआ है, वो भी साफ़ सुथरा। अब वहाँ पर एक कमरा है, कमरे के अंदर में हम सुहाग रात मना रहे हैं। सब कुछ जैसे बना हुआ था।
लेकिन जैसे ही वो लड़की जाती है सब कुछ खत्म हो जाता है। दीदी मेरा हाथ पकड़ के ऑटो रिक्शा में ले जाती है और कहती है अब तुम अपना घर चले जाओ, अपना घर चले जाओ, यहाँ पर दोबारा मत आना, दोबारा मत आना। और हाँ, तुम्हारी बहन का क्या हुआ मुझे जरूर बताना, आज रात को यहाँ पर मुझसे मिलना। मैं भागता हूँ अपना ऑटो रिक्शा लेकर के, घर में जाता हूँ। सुबह घर पहुँचता हूँ, घर में शांति छाई हुई थी। दरवाज़ा पीटता हूँ और तब मेरे भाई आकर के दरवाज़ा खोलते हैं, मुझे डांटते हैं, रात भर कहाँ था तू, कहाँ था। मैं कुछ जवाब नहीं देता हूँ, सीधा आता हूँ और हाथ पैर धो करके जहाँ पर दीदी और माँ कमरा था मैं उस कमरे में जाता हूँ, अपनी माँ को आवाज़ देता हूँ। अब मैं अपनी बहन को तरफ देखता हूँ, मैं अपनी बहन का नाम लेकर पुकारता हूँ, बहन बहन उठो ज़रा, उठो ज़रा। मेरी बहन जो हमेशा उसकी आंखें बंद रहा करती थी वो पलकें झपका के मुझे देखती है। उसकी आंखें का जो रंग ढंग था ना अब बदल चुका था। मुझे लगा कि बिल्कुल जो प्रेतात्मा दीदी ने कहा था सब कुछ सही हो गया। आज सही में दिन में वो उठ के बैठ जाती हैं, हल्का फुल्का कुछ खाना भी खाती हैं। घर में खुशी का माहौल जैसे पहले हुआ करता था ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। उनको लगा कि नए डॉक्टर के पास में गए हैं ना, उसका इलाज छूट कर गया। डॉक्टर के पास में मेरी माँ मेरे भाई पहुंच जाते हैं कि आपका दवा काम कर रही है। मैं सब कुछ जानता था कि यहाँ दवा नहीं दुआ काम कर रही थी। मैं कुछ भी किसी से नहीं बताता हूँ कि मैं रात में कहाँ था, मैंने क्या किया था अपने बहन के लिए। ये मैं सब अपने अंदर छिपा लेता हूँ। रात के मैं पहुँचता हूँ उसी जगह पर जहाँ पर मेरी प्रेतात्मा दीदी मुझे इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए आ गई, भैया आगे, भैया आगे। मैं बोला दीदी मैं आपका पाँव छूना चाहता हूँ। और तब वो पीछे हट जाती है और कहती नहीं भाई ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, तुम्हारी बहन अब स्वस्थ है ना। और तब मैं कहता हूँ दीदी आपका आशीर्वाद है, अगर आपने ये सब नहीं किया होता ना तो शायद मेरी बहन जिंदा नहीं होती। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँ, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। और तब दीदी कहती है जब वक्त आएगा ना मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगी भैया, लेकिन अभी वक्त नहीं है, अभी कुछ टाइम लगेगा। मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी मदद करोगे। और इसके बाद मेरे घर में खुशी का माहौल हो चुका था। आखिरकार कुछ महीनों के बाद मेरी दीदी पहले की तरह स्वस्थ हो गई थी और उनकी धूमधाम से हम सब ने शादी किया था। लेकिन उसके बाद मैं उस जगह पर आता था, रात के टाइम कभी कभी गुजरता था। मुझे लगता था कि प्रेतात्मा दीदी कहीं न कहीं आसपास होगी। काफ़ी देर तक मैं ऑटो रिक्शा खड़ा कर देता था कि अब आएंगे, अब आएंगे, लेकिन उसके बाद मुझे कभी भी नज़र नहीं आई। तो दोस्तों ये थी वीरेंद्र जी की भेजी हुई अपनी आप बीती। ये आप बीती आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझ तक भेजना चाहते हो तो देर मत कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर आप ज़रूर से ज़रूर भेजिएगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा मेरे दोस्तों। तो फिर कल मिलते हैं एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।